Hello friends, once again welcome to Fun Study. I hope you all are doing well and are fine. So today we will gonna discuss about Michelson-Morley experiment or Michelson-Morley interferometer. So first of all, what is interferometer? So interferometer is a device which is used for interference of two light rays. कितनी दो लाइट रेज की इंटरफेरेंस के लिए हम इंटरफेरोमीटर का यूज़ करते हैं. And now what is interference? So now we will discuss about interference. What is interference? So here is the definition if you want to note down. So as you can see, interference when two light waves of nearly equal amplitude but of same frequency propagate simultaneously in the same direction in a medium. The intensity of light is different at different points of the medium. जब कोई भी दो लाइट वेव्स सेम इक्वल एम्पलीट्यूड की, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड की जो दो लाइट वेव्स होती हैं, लेकिन उनकी जो फ्रिक्वेंसी वो बिल्कुल सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में किसी मीडियम में प्रोपेगेट करें साइमल्टेनियसली एक साथ, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होती है. और ये फिनोमेना हमारा कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. यानी कि दो लाइट वेव्स जो कि इक्वल एम्पलीट्यूड के, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, नियरली इक्वल, और उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एग्जैक्ट इक्वल होती है, एग्जैक्ट सेम होती है, वो प्रोपेगेट करती हैं एक मीडियम में सेम डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली. तो जो इंटेंसिटी होती है मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स पर वो डिफरेंट होती है, और इसी फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस करते हैं. आई होप यू गेट इट. एंड देयर आर ऑल्सो टू पार्टिकुलर पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी हो वो मैक्सिमम हो, तो उस पॉइंट पर हम बोलते हैं इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जबकि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो, तो उसके लिए हम इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सपेरिमेंट. So here as you can see, it is the diagram of Michelson interferometer. So I will explain you. So firstly we will understand the construction. So as you can see, as shown in the given figure, Michelson interferometer consists of two plane mirrors M1 and M2 and the optical plane glass plates P1 and P2 at the same thickness. So here as you can see, there are two mirrors. जैसा कि उसने कहा है, दो मिरर्स हैं M1 और M2 जो कि प्लेन मिरर्स हैं, और दो प्लेट्स हैं P1 और P2 जिनकी थिकनेस बिल्कुल सेम है, यानी कि जो एक जैसी चौड़ाई के हैं. और जो मिरर M1 एंड M2 हैं वो सिल्वर्ड हैं ऑन देयर फ्रंट सरफेस, उसकी आगे की सरफेस से वो सिल्वर्ड हैं. सिल्वर्ड इसलिए बताया गया क्योंकि पीछे से पेंटेड होंगे तो पीछे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा. ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेज जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो मिरर है हमारी वो आगे से सिल्वर्ड है. हर एक मिरर, यूजुअली प्लेन मिरर सिल्वर्ड ही होता है, बिकॉज सिल्वर्ड सरफेस से लाइट अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होती है. एंड दे आर माउंटेड ऑन टू आर्म्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और वो दो आर्म्स से जुड़ी हुई हैं किसी सरफेस पर. ये दोनों मिरर दो आर्म्स से जुड़े हुए हैं. और कैसे जुड़े हुए हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एज यू कैन सी है, ये मिरर और ये मिरर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर अटैच्ड हैं, दो आर्म्स. एंड ईच मिरर इज provided with the three leveling screw at its back by which it can be tilted on the horizontal and vertical axis. इसका मतलब यानी कि ये दोनों मिरर हैं, ये थ्री लेवलिंग स्क्रू के साथ प्रोवाइड किए गए हैं हमारे साथ. इनके पीछे तीन स्क्रू लगे हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इनको टिल्ट कर सकते हैं, यानी झुका सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. द मिरर M2 इज केप्ट स्टेशनरी while the mirror M1 can be moved on a scale by means of an accurate micro screw such that its new position is exactly parallel to its previous position. So इसमें ये लिखा हुआ है कि M2 जो है वो स्टेबल है, वो स्टेशनरी है, इसको आप इसकी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं. जबकि जो M1 है वो इसको एक माइक्रो स्क्रू के साथ प्रोवाइड किया गया है, तो इससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे कि पैरेलल डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर सकते हैं. मीन्स जो इसकी प्रीवियस पोजिशन होगी उससे पैरेलल डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हैं. Plates P1 and P2 are kept exactly parallel to each other and inclined at an angle of 45 degree from the mirror M1 and M2. जो प्लेट्स P1 है और P2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट P1 और P2 दोनों के एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, रखे गए हैं. और ये जो मिरर है इसके 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, जो कि 45 डिग्री एंगल पर आप देख सकते हैं. ये अगर आप देखें तो ये एंगल जो होगा हमारा ये 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है.
द सरफेस एट द प्लेट P1 विच इज टुवर्ड्स द प्लेट P2 इज पार्शियली सिल्वर्ड एंड द प्लेट P2 इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। सो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्लेट P1 है जिसकी उसकी वो सरफेस जो P2 के सामने है, यानी कि ये वाली सरफेस P1 की ये सरफेस जो P2 के एग्जैक्ट सामने है, ये सिल्वर्ड है। और P2 डॉटेड लाइन से इसलिए बनेगा क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल पारदर्शी, इसके आर पार देख सकते हैं। प्लेट P2 इज नोन एज द कंपेंसेटिंग प्लेट। प्लेट P2 को कंपेंसेटिंग प्लेट कहते हैं या क्षतिपूर्ति प्लेट कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। द फ्रिंजेस आर सीन बाय टेलीस्कोप टी, और यहाँ पे एक टेलीस्कोप दिया हुआ है टी, इसके द्वारा हम फ्रिंजेस को, जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद, ये दो यहाँ से ये दो जो रेज आएंगी तो यहाँ पर फ्रिंजेस हमें दिखाई देंगी टेलीस्कोप के हेल्प से। तो ये टेलीस्कोप यहाँ पर बना दिया गया टी। सो इट वॉज द कंस्ट्रक्शन, आई होप यू गेट इट। अब हम इसका वर्किंग समझेंगे। तो देखिए वर्किंग में क्या लिखा हुआ है, लाइट रेज फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस आर मेड इंसिडेंट ऑन द प्लेट P1 पैरेलल थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस L। सो यहाँ पर एक लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है S, और जिसकी हेल्प से हम लाइट को प्रोपेगेट कर रहे हैं, यहाँ से लाइट जो है वो एमिट हो रही है, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है यहाँ पर L, जिससे हम लाइट को पैरेलल प्रोपेगेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एट पॉइंट O द इंसिडेंट रे इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइट रे है ये इस पॉइंट पर पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है इस कुछ इस तरीके से, एंड ट्रांसमिट हो जाती है, यानी आर पार निकल जाती है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो लाइट रे है वो किसी भी सरफेस से जब इंसिडेंट करती है, किसी सरफेस पर जब इंसिडेंट करती है तो तीन चीज़ें होती हैं, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। तो यू कैन सी, तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि पार्शियली ट्रांसमिट हो जाती है और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसा कि लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे 1 ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिरर M1 एंड द ट्रांसमिटेड रे 2 ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिरर M2। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे हैं, हमने उनको यहाँ पर नाम दे दिया है, ये रे 1 एंड रे 2, यू कैन सी है। सो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है 1 वो मिरर M1 से इंसिडेंट करती है, और जो लाइट रे 2 है वो मिरर M2 से इंसिडेंट करती है। The rays 1 dash and 2 dash are reflected from mirrors M1 and M2 respectively and then entered in telescope T। तो यहाँ पर दो रेज है 1 डैश और 2 डैश जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आई हैं। एक जो 1 डैश रे है वो हमारी M1 से रिफ्लेक्ट होकर आती है, और जो 2 डैश है वो हमारी M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। और फिर इस रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रेस हमें यहाँ पर टेलीस्कोप टी में पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। These rays interfere due to which fringes are formed। ये दोनों रेस इंटरफेयर करती हैं और इस वजह से हमें फ्रिंजेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं टेलीस्कोप टी की हेल्प से। सो आई होप आपको वर्किंग भी समझ में आ गया। अब अगला जो पॉइंट है वो है फंक्शन ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट P2। अब जो ये प्लेट P2 है इसका यहाँ पर क्या यूज़ है ये एक्सप्लेन किया गया है, फंक्शंस के यूज़ दिए गए हैं। तो आफ्टर पार्शियल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट O द लाइट रे 1 passes the plate P1 2 times before reaching the telescope, while after partial transmission at the point O the light ray 2 does not pass the plate P1 at all before reaching the telescope। तो उसने यहाँ पर ये बोला है कि जो लाइट रे हमारी 1 है वो पार्शियली ट्रांसमिट होने के बाद ये इस जो प्लेट्स है इससे 2 बार यहाँ पर ट्रांसमिट हुई है, 2 बार इस प्लेट से बाहर निकल के गई है। ये देखिए यहाँ से एक बार तो ये हम या फिर ये कह सकते हैं जो 1 डैश है ये वाली रे यहाँ से एक बार इसके अंदर से होती गई और फिर इसके बाहर निकल गई, और जबकि ये हमारी रे 2 है या फिर 2 डैश है ये इस प्लेट के अंदर नहीं गई, डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ से जो हमें मालूम था, हमने शुरू में पढ़ा था कि ये जो बाहरी सरफेस इसकी ये सिल्वर्ड थी, इसके सामने वाली हमने पढ़ा था पहले जो हमारा कंस्ट्रक्ट था उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो ये वाली सरफेस है वो सिल्वर्ड है, इस वजह से यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होती है, और जबकि जो हमारी ये वाली रे है वो ट्रांसमिट करती हुई निकल जाती है। और ये जो 2 डैश है ये यहाँ पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका एक और रीज़न है प्लेट P2, ये इस प्लेट P2 की वजह से भी ऐसा होता है, ये प्लेट P2 भी एक रीज़न है ऐसा इसका। Thus in absence of the plate P2 the optical paths of these rays are not equal। तो वो बोल रहा है कि जो प्लेट P2 है अगर ये ना हो, इसके एब्सेंस में
ये जो रे 2 है हमारी और ये जो रे 1 है, इन दोनों का जो ऑप्टिकल पथ है वो सेम नहीं होगा, जो कि सेम होना ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो टू मेक दिस पथ इक्वल, इन दोनों पथ को इक्वल करने के लिए जो प्लेट P2 है उसको सेम थिकनेस और सेम मटेरियल का P1 की तरह लिया जाता है, यानी P1 की जैसी थिकनेस होगी वैसे ही हम P2 की लेंगे, और P1 का जो मटेरियल होगा वही उसी मटेरियल से बनी हुई प्लेट P2 की भी होनी चाहिए। तो विच इज़ एग्जैक्टली पैरेलल, और उसको पैरेलल एग्जैक्टली पैरेलल भी रखा जाता है प्लेट P1 की, प्लेट P2 को और प्लेट P1 को एग्जैक्टली पैरेलल रखा जाता है। दैट्स वाई दिस प्लेट P2 इज कॉल्ड द कंपेंसेटिंग प्लेट। इस वजह से हम इस प्लेट P2 को कंपेंसेटिंग प्लेट कहते हैं। आपको समझ में आ गया क्यों कंपेंसेटिंग प्लेट कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पथ को इक्वल करने के लिए काम आती है, यानी कि जो हमारा पथ है वो लंबा या कम ना हो जाए, तो इसको हम इक्वल बनाने के लिए, इसको कमी पूर्ति के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लेट P2 को कंपेंसेटिंग प्लेट। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड शेप ऑफ फ्रिंजेस। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं। इंटरफेयरिंग वेव्स आर ऑब्टेन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M1 एंड द इमेज M2 डैश ऑफ द मिरर M2 इन द मिरर M1 एज साउंड इन फिगर। इट इज़ क्लियर दैट OM2 डैश एंड OM2 डैश इक्वल टू OM2। तो जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं वो ऑब्टेंड होती हैं हमें रिफ्लेक्शन के द्वारा फ्रॉम मिरर M1 एंड M2 द इमेज M2 डैश। यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक M1, यही वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा डिटेल में, इसका कुछ हिस्सा, ये इतना हिस्सा यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि होता क्या है आखिर। तो यहाँ पे ये सोर्स है हमारा, और ये हमारा जो मिरर ये प्लेट जो P1 है वो है, और ये हमारा जो मिरर ऊपर लगा हुआ था M1 है, और ये जो M2 डैश है ये हमारी M2 मिरर की इमेज है जो कि M1 के अंदर हमें दिखाई दे रही है। हमने देखा है कई बार कि जो दो मिरर अगर हम आमने सामने रख दें तो एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के अंदर बनती है, और हमें कई सारी लाइन से मिरर इमेज देखने को मिलती हैं। पर यहाँ पर चूंकि सामने नहीं रखा हुआ है मिरर, परपेंडिकुलर रखा हुआ है M2 मिरर जो है, तो इस वजह से M2 की इमेज जो है यहाँ पर एक ही इमेज हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, और इस वजह से हमें दो रेस दिखती हैं यहाँ पर, एक ये रे और एक ये वाली रेज, और ये दोनों ही हमारे देख सकते हैं आप इंटरफेयरिंग रेज हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और इसमें ये भी क्लियर है कि जो हमारी OM2 डैश है वो OM2 के इक्वल है, यानी कि जो हमारी OM2 डैश है O की जो डिस्टेंस M2 डैश से होगी, यानी कि M2 की इमेज से जो होगी डिस्टेंस, वही M2 मिरर जो होगा हमारे सामने, ये वाला जो मिरर है इस डायग्राम में यहाँ पर M2 मिरर दिया नहीं गया है, उससे जो डिस्टेंस होगी उसके इक्वल होगी। सो इफ़ T इज़ द थिकनेस ऑफ द फिल्म, यदि यहाँ पर ये जो थिकनेस फिल्म जो यहाँ पर बनी हुई है M1 की, ये जो हमारा M1 है और M2 डैश की जो इमेज है, इन दोनों के बीच में जो ये हमारी ये फिल्म क्रिएट हुई है, इसकी जो थिकनेस है वो हमारी T है। तो यदि इसमें कहा है कि यदि थिकनेस T है तो जो पथ डिफरेंस होगा इंटरफेयरिंग रेस के बीच में वो होगा डेल इक्वल टू 2T cos R। जो दो इंटरफेयरिंग रेस हमें यहाँ पर दिख रही हैं, इन दोनों का जो पथ डिफरेंस होगा वो हमारा डेल इक्वल टू 2T cos R होगा। यहाँ पे T हमारी थिकनेस है और R ये जो हमारा है ये एंगल है यहाँ पर। द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे फाइंड होगा उनकी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कब, तो जब 2T cos R यानी कि जो हमारी थिकनेस होगी फिल्म की वो n लैम्डा के इक्वल होगी, तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होंगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हमारी 2T cos R इक्वल होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 के, तो हमें प्राप्त होंगी डार्क फ्रिंजेस, और हमें तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें ऑब्टेन्ड होगा। आई होप यू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट। I tried my best to explain it and I am also a student like you। एंड ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये यूनिफाइड की फिजिक्स है, RP गोयल राइटर इसके, और ये शिवलाल एंड अग्रवाल एंड कंपनी पब्लिश करती है। तो आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।